हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। दोस्तों देखिए, आज सारी बातों को साइड रखते हैं और क्लास अपनी करते हैं शुरू। और जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको सारी चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ और आपकी लाइव क्लास भी मैं स्टार्ट कर दिया हूँ और आप लोग जाके उसको देख भी सकते हैं और हो सके तो उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हुए हैं और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और आज कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग जो है आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी क्लास मैं आपको दूंगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके पेपर में आएगी। क्योंकि आपका क्या होने वाला है, ये टेक्निकल का ग्रेड का पेपर है, ठीक है। और टेक्निकल ग्रेड में आपको लोग लैंग्वेज तो पूछी ही जाएगी, तो भैया फिर आपको तैयार होना चाहिए। तो लैंग्वेजेस के लिए आप लोग बता दें, क्योंकि देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कमेंट करने में आपसे मैं पैसे मांग रहा हूँ, कमेंट कर देंगे तो भाई मेरे पास जो है 100 रुपये देने पड़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई दोस्त। अगर देखिए मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो उसका रिप्लाई कर दिया करें। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको लाइव क्लास में चाहिए तो वो बता दीजिए, सर लाइव क्लास में चाहिए, इतना ही तो कमेंट करना है। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिकॉर्डेड क्लास में चाहिए तो इतना लिख दीजिए कि सर रिकॉर्डेड क्लास में दे दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रिकॉर्डेड में दे दूंगा। बट यार कम से कम एक कमेंट तो कर ही सकते हो ना। आप लोग तो ऐसे बैठ जाते हो, ऐसा लगता है जैसे मैंने आपसे पैसे मांग दिए। चलो बातों को करते हैं साइड, क्लास करते हैं शुरू। चलिए 51 नंबर में क्या लिखा हुआ है, विद रिस्पेक्ट ऑफ टीसीपी एंड आईपी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएफटीपी। यानी कि टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर हम इन सबको साइड में रखते हुए अगर टीएफटीपी की फुल फॉर्म पूछेंगे तो क्या हो जाएगी, तो जो टीएफटीपी की फुल फॉर्म होती है वो ट्रिपल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। क्या होती है? ट्रिपल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये पहले ही ऑप्शन में दे रहे हैं, यही सही हो जाएगा। चलिए भाई थोड़े से पेन की साइज को बड़ा कर लेते हैं। 5 नंबर पे सही है। चलो तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सही, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। असिस्टेंट अकाउंटेंट का क्वेश्चन था। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है कि IMAP प्रोटोकॉल इज यूज्ड। देखिए प्रोटोकॉल है IMAP, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी या ये किसके लिए रिलेटेड होता है। तो IMAP प्रोटोकॉल का उपयोग किस में किया जाता है, तो इसका जो प्रोटोकॉल का जो उपयोग किया जाता है ये किया जाता है ईमेल्स के लिए। और ये जो है एक तरीके का जो ईमेल सर्वर जो होता है TCP या IP कनेक्शन के माध्यम से ईमेल की पुनः प्राप्ति और भंडार के लिए उपयोग किया जाता है। किया जाने वाला मतलब प्रोटोकॉल होता है और ये OSI मॉडल पर आधारित एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है। चलो भाई 53 नंबर देखो, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल जो है TCP IP नेटवर्क ईमेल सर्विसों के बीच संदेशों के आदान प्रदान के हैंडल का कार्य करता है। अब जो एक इसके जो है हैंडल का काम करेगा, अगर यही लाइव क्लास होती तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग तुरंत बताते SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, क्योंकि मेल के ट्रांसफ़र की बात आ जाएगी तो SMTP प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। चलो यहाँ पे शब्द TCP और IP जो है इसका अर्थ क्या होता है। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो देखो पहले में लिखा हुआ है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरे में लिखा हुआ है इंटरनल प्रोटोकॉल, इंटरनल नहीं होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और इंटरनेट प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 54 नंबर में आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई 55 नंबर देखो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य IP एड्रेस नहीं है। क्योंकि देखिए IP एड्रेस के कई प्रकार होते हैं, मैंने सारे के सारे एड्रेस के जो प्रकार हैं वो मैं सब आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ भी पढ़ाऊँगा, कोई समस्या नहीं है, बस आप लोगों के पास समय की थोड़ी अभाव है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें जो वैलिड IP एड्रेस नहीं है वो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है 200.200.256.200, फिर लिखा हुआ है 90.90.90.90, फिर लिखा हुआ है 100.100.100, फिर लिखा हुआ है 10.10.10.10. यहाँ पे उसने पूछा है IP एड्रेस मान्य जो नहीं होगा, तो मान्य जो आपका जो पहला वाला लिखा हुआ है यही आपका मान्य नहीं होगा। क्योंकि देखो जो IP एड्रेस होता है वो एक यूनिक एड्रेस होता है जो इंटरनेट और लोकल नेटवर्क के बीच में किसी डिवाइस की पहचान करने के लिए होता है। ये जो होता है पीरियड यानी कि डॉट द्वारा अलग की गई संख्याओं का एक स्ट्रिंग होती है। IP एड्रेस में 0 से 255 तक पूर्णांकों का उपयोग किया जाता है। और इसमें क्या लिखा हुआ है 200.200.256, तो 256 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 255 से तो ज़्यादा हम लोग ले ही नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पे यही वाला गलत हो जाएगा। क्योंकि 0 से लेके
अगर हमको कभी भी कोई आईपी एड्रेस बनाना है तो 0 से लेके 255 के बीच में ही आईपी एड्रेस बन सकता है। अब चाहें आप वो 00 बनाइए, तीनों में से आप कोई भी बनाइए, बी सी डी में से सारे बन जाएंगे, लेकिन पहले वाले में 256 है, कैसे बन पाएगा जब 255 तक ही संख्याएं लेनी है। चलो 56 नंबर, कंप्यूटिंग में एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है। तो कौन हो जाएगा? कुकी, स्पैम, फायरवॉल और स्पेवेयर। अब अगर ये ना कहता है कि एक तो नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है, दूसरा निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर, तो यहाँ पे सुरक्षा नियम आधार पे तो फायरवॉल बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यही अंदर बाहर जाने आने वाले लोगों के ऊपर नज़र रखने का काम करता है। चलो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंप्यूटिंग में एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम नेटवर्क सुरक्षा तंत्र जिसको कहते हैं, जो पूर्व परिभाषित सुरक्षा नियमों के आधार पर इनकमिंग आने वाले और आउटगोइंग जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है। 57, सेम वही वाला ऊपर वाले ही क्वेश्चन हो गया है, तो उसमें भी क्या आ जाएगा? फायरवॉल ही आ जाएगा। चलो भाई 58 नंबर क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो न्यस्त एवं अन्यस्त सिस्टम के बीच होता है, इसको क्या कहते हैं या क्या होता है? तो उसको भी भैया फायरवॉल, न्यस्त और अन्यस्त मतलब आने और जाने वाले, ठीक है, उनके बीच जो ब्रिज होता है या उदाहरण जो मतलब सामंजस्य बैठाता है, उसको क्या कहते हैं? चलो भाई 59 नंबर क्या लिखा, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कंप्यूटिंग के संदर्भ में सर्वोत्तम ढंग से फायरवॉल को परिभाषित करता है? अच्छा भाई चलो, फायरवॉल को परिभाषित, यह एक हार्डवेयर डिवाइस है, नहीं फायरवॉल हार्डवेयर कैसे हो सकता है? यह एक सॉफ्टवेयर का नाम है, नहीं सॉफ्टवेयर का भी नाम नहीं है। फिर लिखा हुआ है, यह नियमों के एक सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति देने या स्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइसों दोनों का एक संयोजन है। हाँ ये हो सकता है। या किसी भी और प्रत्येक नेटवर्क ट्रांसमिशन की अनुमति देने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आधारित डिवाइसों का एक संयोजन होता है। ये तो नहीं, लेकिन तीसरा वाला तो आपको फिर मिल जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई फिर उसके बाद में 60 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है कि फायरवॉल कंप्यूटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब सही नहीं है, चलो वो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों डिवाइसों का संयोजन है। ये तो हाँ संयोजन तो कह सकते हैं, तो लेकिन एक चीज़ हो नहीं सकती, ना सॉफ्टवेयर है ना हार्डवेयर है, लेकिन इनका संयोजन से तो बना है, ये तो बात सही है। इसका इस्तेमाल प्रायः कंप्यूटर को अनधिकृत पहुंचने से बचाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल कंप्यूटर फायरवॉल का यही काम होता है। फिर सी नंबर देखो क्या हो जाएगा, या वैध संचार के पारगमन की अनुमति नहीं देता, यानी कि इट इज़ अनेबल टू परमिट लेजिटिमेट कम्युनिकेशन टू पास। नहीं ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। क्यों? कम्युनिकेशन की तो अनुमति वो क्यों नहीं देता? कम्युनिकेशन की अनुमति तो देता है, लेकिन किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को अपने कंप्यूटर के अंदर जाने से रोकता है, ये काम इसका होता है। चलो भाई 61 नंबर फायरवॉल है। फायरवॉल क्या हो जाएगा? चलो, ये स्थापित नेटवर्क निष्पादक संदर्भ बिंदु यानी कि एन एस्टेब्लिश्ड नेटवर्क परफॉर्म रेफरेंस पॉइंट नहीं। अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइंड इज आइसोलेट अ प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम अ पब्लिक नेटवर्क। नेटवर्क सुरक्षा सिस्टम जिसका डिजाइन सरकारी नेटवर्क निजी नेटवर्क को विलग रखने के लिए किया जाता है। हाँ ये सही है, ये हम लोग एक बार को इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या बी सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ो। निम्न में कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? निम्न पावर की, ठीक है, जो कम जगह में कम समय में कम दूरी के लिए होती है। नहीं, लेकिन कम दूरी नहीं है, निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक। अच्छा निम्न पावर, ठीक है, तो जिसकी पावर कम हो, ब्लूटूथ, वाईमैक्स, ईथरनेट, सेलुलर नेटवर्क। अब यहाँ पे निम्न पावर ना लिखा होता है, सिर्फ लिखा होता है लोकल एरिया नेटवर्क वायरलेस संचार तकनीकी है। तो अगर वायरलेस संचार तकनीकी की बात ना करता तो ब्लूटूथ भी जा सकता था, लेकिन यहाँ पे ईथरनेट जो होता है इंटरनेट से तो डाउन होता है, इंटरनेट की अपेक्षा इतना स्पीड वाला और नहीं होता है। 63 नंबर देखो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन ऐसा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल जो यह निर्दिष्ट करता है कि कंप्यूटर किस तरह इलेक्ट्रॉनिक मेल का आदान प्रदान करेंगे। अब देखो कंप्यूटर में मेल के आदान प्रदान की जब भी कभी बात आ जाए तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कि SMTP ले लीजिए,
ठीक है, क्या हो जाएगा, SMTP ले लेंगे। तो SMTP इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी बचा जो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये हमारे जो है वेब ब्राउज़र्स में इस्तेमाल होने वाली प्रोटोकॉल होता है। फिर UDP यूज़र डेटाबेस प्रोटोकॉल होता है। बाकी ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, TCP IP प्रोटोकॉल लेयर है, किस तरीके की लेयर है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर है। और एप्लीकेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर है। डेटा लिंक, ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर। फिर लास्ट में है एप्लीकेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर और हार्डवेयर लेयर। तो ये किस तरीके की लेयर मतलब पूछी जा रही है, TCP और IP प्रोटोकॉल जो है वो किस तरीके की लेयर होती है। तो यहाँ पे जो है ये एप्लीकेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और लास्ट में हार्डवेयर लेयर। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसका एक पैटर्न बनता है, एक चार्ट बनता है। मैं चार्ट आपको थोड़ा सा पेज को साइड करके मैं यहाँ पे चार्ट बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको एप्लीकेशन लेना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये दो पार्ट में ऐसे करके टूटा होता है। एक में क्या आ जाता है, UDP आ जाता है, दूसरे में TCP आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये इंटरनेट प्रोटोकॉल आ जाता है इसमें। ठीक है, IP। फिर उसके बाद इंटरनेट इंटरफेस आ जाता है। और लास्ट में क्या आ जाता है, फिजिकल नेटवर्क आ जाता है। क्या आ जाता है, फिजिकल नेटवर्क। ठीक है, इस तरीके से पूरा चार्ट बन जाता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा से लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस वजह से ऐसा लिखा है। बाकी खैर राइटिंग तो मेरी इतनी गंदी तो नहीं है जितनी यहाँ पे दिख जाती है आपको। चलो 65 नंबर क्या लिखा हुआ, TCP और IP में प्रयुक्त नेटवर्क बाइट ऑर्डर क्या होता है उसका। तो लिखा हुआ है मिडिल इंडियन, रैंडम, बिग इंडियन और लिटिल इंडियन। तो यहाँ पे इसने पूछा है कि नेटवर्क बाइट ऑर्डर जो होता है वो बिग इंडियन के नाम से जो होता है, इंडियन ENDIN होता है, INDIN नहीं होता है। ये इसी ऑर्डर में होता है। 66 नंबर 4G नेटवर्क प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस मानक प्रयोग किया जाता है। तो आपने मोबाइल में अपने देखा होगा जब 4G में जो हम लोग जो जियो किसी का भी एक सिम डालते हैं तो उसमें लिख के आता है वोल्टी। ठीक है, वोल्टी लिख के आएगा या LTE लिख के आएगा, इस तरीके से तो आपको लिख के आता ही है आपके हर फ़ोन में, जो भी जिनके में भी क्या होता है 4G होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, LTE आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सड़सठ नंबर क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सबसे पुरानी तकनीक है। तो लिखा हुआ है NSF नेट, फिर ARPANET, फिर इंटर स्पेस और इंटरनेट। अगर यहाँ पे सबसे पुराने की बात आएगी, सबसे पुरानी तकनीक, तो ARPANET हो जाती है सबसे पुरानी तकनीक। ये लगभग इसका आविष्कार जो है 1968 में हुआ था। चलिए भाई 68 नंबर देखिए, नियमों का एक स्थापित समूह जो यह निर्धारित करता है कि एक ही संजाल यानी कि नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा को किस प्रकार प्रसारित किया जाए। अनिवार्य रूप से यह संयोजित उपकरणों को आपस में संचरण करने देता है, भले ही उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं, संरचना या अभिकल्प यानी कि डिजाइन में कोई अंतर हो। तो नेटवर्क सॉफ्टवेयर, नेटवर्क प्रोटोकॉल, नेटवर्क मीडिया और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब भाई सिंपल सी बात है, उसने कह दिया नियमों का एक समूह, तो जो नियमों का एक समूह होता है उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। और यानी कि संजाल और नेटवर्क की बात आ जाएगी तो उसने खुद बता दिया है, तो नेटवर्क प्रोटोकॉल इसका आंसर हो जाएगा। चलो भाई 69 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। फिर ब्लैंक इज एन एग्रीमेंट बिटवीन कम्युनिकेशन पार्टीज टू हाउ कम्युनिकेट इट इज़ टू प्रोसेस्ड। तो ये कैसे प्रोसेस्ड किया जाना है, ये पूरा जो नियम होता है दो पक्षों के बीच संप्रेषण का, वो क्या कहलाता है, तो वो दोस्तों प्रोटोकॉल कहलाता है। क्योंकि इंटरनेट पर कुछ भी अगर आप जो नियम होते हैं, नियमों को संग्रहण को ही या नियमों को ही एक तरीके से प्रोटोकॉल ही कहते हैं। चलो भाई अब 70 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है कि TCP हेडर में स्रोत पोर्ट का आकार कैसा होता है, यानी कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ सोर्स पोर्ट इन अ TCP हेडर। TCP हेडर में उसका जो सोर्स पोर्ट का जो आकार होता है वो कैसा होता है, उसका 16 बिट्स का जो है आकार होता है। कैसा होता है, 16 बिट्स का आकार होता है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे।
एक कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटा को आदान प्रदान करने की पद्धति को परिभाषित करने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले मानदंड यानी कि नियम को के रूप में जाना जाता है, तो प्रोटोकॉल के रूप में उसको जानते हैं। डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संचय, सेट ऑफ रूल्स, इंटरनेट पे बात होगी सेट ऑफ रूल्स, तो उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बॉड लिखा हुआ है। बॉड की इकाई क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, आवृत्ति होती है, संग्रहण क्षमता होती है, डेटा स्थानांतरण दर होती है। क्या होती है बॉड, बॉड जो होती है इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, तो इसकी जो यूनिट होती है इसको डेटा स्थानांतरण की दर कहते हैं। बॉड जो होती है एक तरीके से डेटा ट्रांसफ़र की जो रेट होता है उसको कहते हैं। चलो भाई 74 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क का एक घटक नहीं है। कंप्यूटर इनमें से कह सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क एक इनमें से कौन सा नहीं है। एनआईसी, राउटर, स्विच और यूएसबी ड्राइव। तो यूएसबी जो होता है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, ना कि कंप्यूटर नेटवर्क का एक घटक होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस होती है ये आपके डेटा को इधर से उधर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। चलो भाई 75 नंबर देखो, 75 नंबर में क्या लिखा हुआ है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट जोड़ को शेयरिंग की अनुमति से होती है। उसको ब्रॉडबैंड की जो मतलब इंटरनेट को जो जोड़ की जो शेयरिंग की अनुमति होती है वो किसके माध्यम से होती है, तो हब के माध्यम से, अडेंटप्टर के माध्यम से, स्विच के माध्यम से, या प्लग के माध्यम से, इनमें से कोई नहीं। तो भाई स्विच के माध्यम से हम लोग उसको डेटा के जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट होता है जोड़ को शेयरिंग की अनुमति स्विच के माध्यम से होती है। 76 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्राप्तकर्ता कंप्यूटर में प्राप्त पैकेट को पुनः संयोजित करने के लिए जिम्मेदार होता है। आईपी, टीसीपी, टीसीपी और आईपी दोनों, नाइदर टीसीपी एंड नॉर आईपी, यानी कि ना तो टीसीपी और ना ही आईपी। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, जो प्राप्तकर्ता कंप्यूटर में प्राप्त पैकेट को पुनः संयोजित करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो भैया टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है, जिसको हम लोग इसकी जो फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल का प्रोटोकॉल कहते हैं। ये सूचना और मैसेज को टुकड़ों में जो है तोड़ना होता है, ताकि आईपी के माध्यम यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से उसे लक्ष्य तक पहुंचाया जा सके। जैसे मैं आपको अगर मैसेज भेजना चाहूँ तो क्या होगा, पहले मैसेज को टुकड़ों में तोड़ा जाएगा, तब वो इंटरनेट के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो होता है टीसीपी क्या करता है, डेटा के टुकड़ों को पुनः उसी रूप में परिवर्तित कर देता है। जैसे मैंने अगर किसी मैसेज को 10 टुकड़ों में भेजा है तो टीसीपी क्या करेगा, उसी मैसेज को 10 टुकड़ों को एक मैसेज में बदल देगा और आपके सामने रख देगा। चलो भाई 77 नंबर क्या लिखा हुआ है, इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर इलेक्ट्रिक मेल ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिक मेल प्रेषण के लिए संचार प्रोटोकॉल कौन सा होता है। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर कहीं पे भी आपको इंटरनेट मेल यानी कि ईमेल दिख जाए ऐसे करके, अगर ईमेल दिख जाता है उसके संचार के लिए कभी भी प्रोटोकॉल की बात आएगी तो हमेशा SMTP आप लगा दीजिएगा। आपका जो है लगभग 99% यही आंसर होता है। चलो 78 नंबर क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा संचार में सक्षम डिवाइसों के सेट का इंटरकनेक्शन होता है। तो कौन होता है भाई इंटरकनेक्शन, तो वो नेटवर्क होता है। क्या होता है, नेटवर्क होता है। जो संचार में सक्षम डिवाइसों के सेट का जो इंटरकनेक्शन होता है उसको नेटवर्क कहते हैं। 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक स्विचिंग तकनीकी नहीं है। सर्किट स्विचिंग, डेटा स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, फिर लास्ट में दे रखा है मैसेज स्विचिंग। तो इसमें से पूछिए उसमें से कौन एक स्विचिंग तकनीकी नहीं है। तो आप डेटा को स्विच नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप जियो में चला रहे हैं, आप एयरटेल अपने उसी सिम से एयरटेल में चले जाएंगे, नहीं, आपको सिम बदलना पड़ेगा तब डेटा स्विच हो सकता है। डायरेक्टली डेटा स्विच करने का कोई भी ऑप्शन ऐसे उपस्थित नहीं होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी मेरे में तो जियो पे पड़ा है, एयरटेल पड़ा है, दोनों में रिचार्ज है, जब मैं चाहता हूँ तो तुरंत एक बटन दबाने से मेरा जो है डेटा स्विच हो जाता है। दोस्तों वो डेटा स्विच नहीं होता, वो नेटवर्क स्विच होता है। ठीक है, आपने नेटवर्क पूरा स्विच कर लिया, अब आप एयरटेल पे पहुँच गए तो आप एयरटेल से चला रहे हैं, या आप एयरटेल पे हैं तो एयरटेल से आप जियो पे आ गए तब चला रहे हैं, तो उसको नेटवर्क स्विच कहते हैं, डेटा स्विच नहीं कहेंगे। ठीक है, डेटा स्विच का कोई भी ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है। 80 नंबर, खाली जगह के लिए नेटवर्क में स्विच का उपयोग दिया जाता है। किस तरह के स्विच का उपयोग दिया जाता है, तो नेटवर्क पर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए, हैकिंग रोकने के लिए, वायरस रोकने के लिए, दूरवर्ती सिस्टम को बूट करने के लिए। तो जो नेटवर्क पर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क के स्विच का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। फिर इंटरनेट कार्य करता है। इंटरनेट जो है वो किस तरह से कार्य करता है, केवल सर्किट स्विचिंग पर,
केवल पैकेट स्विचिंग पर, दोनों सर्किट तथा पैकेट स्विचिंग पर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इंटरनेट कार्य करता है किस पर करता है, तो वो केवल पैकेट स्विचिंग पर ही काम करता है। ठीक है, किस पे काम करेगा, वो केवल पैकेट स्विचिंग पर काम करता है। इससे प्रत्येक पैकेट का अपना एक रूट डेस्टिनेशन या कह सकते हैं आईपी एड्रेस होता है। सर्किट स्विचिंग का उपयोग टेलीफोन ध्वनि संदेशों में प्रेषण हेतु किया जाता है। चलो 82 नंबर, विच ऑफ दीज नेटवर्क यूजली सेपरेट ओवर कंट्रीज, इनमें से कौन सा नेटवर्क सामान्यतः देश भर में फैला हुआ होता है, तो पैन, लैन, वैन और मैन। तो भाई देखो, अगर पूरे देश की बात आ जाएगी ये तो उसमें क्या हो जाएगा, वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्र में फैला हुए को जो नेटवर्क होता है उसको वैन कहते हैं। जो छोटे क्षेत्र में फैला होता है उसको लैन कहते हैं। जो मेट्रोपॉलिटन, जो मतलब एक पूरा शहर जिसकी संख्या जनसंख्या ज़्यादा होती है या मेट्रो सिटीज़ होती हैं उसके लिए MAN मैन यूज किया जाता है। चलिए भाई 83 नंबर क्या हो जाएगा, ATM, सोनेट, फ्रेम रियली जैसी तकनीकों का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, लैन, पैन, वैन या मैन। तो अगर जब यहाँ पे बात आ जाएगी कि ATM, सोनेट और फ्रेम रिले, अब ATM आपके कहाँ कहाँ फैले हैं तो नहीं पता है, तो इसके लिए आपको क्या हो जाएगा, वैन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलो भाई 84 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि निम्न में से किस प्रकार का नेटवर्क अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित करता है, पैन, लैन, मैन या वैन। किस प्रकार का नेटवर्क अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र। अब जब अधिकतम की बात आ जाएगी तो अधिकतम में आपको क्या लेना पड़ेगा, वाइड एरिया नेटवर्क लेना पड़ेगा, तो भैया WAN हो जाएगा। चलिए 85 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, वैन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। किसी दफ्तर की बिल्डिंग में मौजूद नेटवर्क एक वैन हो सकता है, हो सकता है, लेकिन अगर बिल्डिंग की बात आ जाएगी किसी की तो वहाँ पे तो आप लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन से भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, लैन ही इस्तेमाल होता है। ठीक, आप जैसे अपने घर में जो वाईफाई लगाते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क का एक उदाहरण होता है, क्योंकि वो आपकी पूरी बिल्डिंग या आपके पूरे घर में के लिए होता है, इससे बाहर आपको नहीं मिल पाता है। 2 नंबर, वैन्स लंबी दूरियों की कनेक्टिविटी के लिए MPLS यानी और ATM फ्रेम रिले और X.25 जैसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, उसने सही पूछा था, हाँ सत्य पूछा था, तो इसमें सत्य की बात आ जाएगा। तो पहला वाला तो मैंने पहले ही बता दिया कि वो वैन एरिया नेटवर्क कहने को तो कह सकते हैं, लेकिन वो पूर्णतया सत्य नहीं है, तो इसलिए वो गलत हो जाएगा। दूसरा सही हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे केवल 2 ऑप्शन सही होगा। 86 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, 2 नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है, लिंक कहलाता है, सर्वर कहलाता है, गेटवे कहलाता है या ब्रिज कहलाता है। देखो, जब सबसे पहली बात तो यहाँ पे यह है कि 2 नेटवर्क को आपस में जोड़ना है, और जो उनको कंप्यूटर जो जोड़ रहा है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको भैया गेटवे कहते हैं। गेटवे का काम ही है कि 2 जो नेटवर्क हैं उनको आपस में जोड़ देना, और जोड़ेगा कौन, एक कंप्यूटर जोड़ रहा है। 87 नंबर, फार्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है, क्या करने के लिए, कौन सा फार्म, सर्वर, सुपर कंप्यूटर, नेटवर्क और इंटरप्राइजेज या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसमें, जो नेटवर्क फार्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है, तो नेटवर्क यहाँ पे इसका आंसर सही हो जाएगा। चलो भाई 88 नंबर देखो, मैक एड्रेस की सामान्य लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, 42 बिट की होती है, 40 बिट की, 38 बिट की या 48 बिट की। तो जो मैक एड्रेस होता है वो 48 बिट पर काम करता है, कितने पर, 48 बिट्स पे काम करता है। ईथरनेट के एक डेटा फर्म में गंतव्य पते का आकार कितना होता है, 4 बाइट, 10 बाइट, 6 बाइट या 8 बाइट। तो उसका जो ईथरनेट होता है उसमें डेटा फर्म में गंतव्य यानी कि जो प्रेषक होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस इन अ डेटा फ्रेम रेट ऑफ ईथरनेट, अच्छा तो 6 बाइट होता है इसका, कितना होता है, 6 बाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से किसको 255.255.0 सौंपा गया है, तो ये DNS सर्वर है, इनमें से कोई नहीं है, डिफ़ॉल्ट गेटवे है या सबनेट मास्क है। तो इसको क्या कहेंगे, तो भैया इसको सबनेट मास्क कहते हैं, क्या कहते हैं, सबनेट मास्क कहते हैं। जो सबनेट मास्क होता है इसमें जो 255.255.0 लिखा है इसी को सौंपा गया है। सबनेट मास्क जो है एक 32 बिट संख्या है जो IP एड्रेस मास्क होता है, क्या होता है, IP एड्रेस मास्क होता है, मास्क करता है, और IP एड्रेस को नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस में विभाजित किया जाता है, मतलब उसमें विभाजित कर देता है वो। कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए न्यूनतम कंप्यूटरों की आवश्यकता होती है। आपको नेटवर्क बनाना है तो उसके लिए आप मिनिमम की बात की जाएगी, न्यूनतम, तो न्यूनतम को लिए तो आपको 2 कंप्यूटर हो जाएं। एक कंप्यूटर आपका ये रखा,
ठीक है, और एक आपका कंप्यूटर मान लीजिए ये रखा, ठीक। इन दोनों को जो जोड़ने का काम है ये आप नेट जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये कंप्यूटर नेटवर्क बन जाएगा। 92 नंबर लिखा हुआ है नेटवर्क विपणन कार्य को बनाने में सहायता करता है। जो नेटवर्क विपणन जो है वो कार्य को बनाने में सहायता करता है। क्या बनाने में सहायता करता है? कठिन कार्य बनाने में, एक परिश्रमी कार्य बनाने में, एक आसान कार्य बनाने में। नेटवर्किंग का विपणन से कोई संबंध नहीं है। नेटवर्किंग का विपणन से केवल एक आंशिक भूमिका निभानी होती है। अगर नेटवर्क विपणन कार्य को जो है अगर आपको आसान बनाना है तो आप जो है मतलब जो नेटवर्क विपणन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटवर्क विपणन जो है नेटवर्क विपणन का कार्य आसान बनाने में सहायता करता है। विपणन मतलब होता है एक तरीके से विपणन को व्यापार में भी शामिल कर सकते हैं, बिजनेस कह सकते हैं। उसको बनाने में नेटवर्क का तो बहुत बड़ा हाथ होता है। खैर 93 कंप्यूटर का जाल यानी कि क्रमित नेटवर्क जो नेटवर्किंग होती है करना है, क्या कहलाता है वो? कंप्यूटर के अवसरों की बढ़ोतरी करता है, कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है, सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है और उपयुक्त सभी नहीं। क्योंकि कंप्यूटर का जाल जो है वो क्रमित करना, जाल क्रमित करना क्या होता है? तो ये सभी ऑप्शन उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट बनना है तो यहाँ पे सभी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये उत्तराखंड PCS 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। 94 नंबर विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी शेयर्ड ऑन नेटवर्क? निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता? डिस्क, प्रिंटर, प्रोसेसर और CD-ROM। तो इसमें से क्या आपको जो है नेटवर्क पर साझा नहीं कर सकते? तो आप प्रोसेसर को उस पर साझा कैसे करेंगे? डिस्क, चलिए ठीक, डिस्क को हमने कॉपी कर लिया, साझा कर दिया। प्रिंटर जो हमने स्कैन करके भेज दिया। CD-ROM इसको भी हमने कॉपी कर लिया और भेज दिया। लेकिन प्रोसेसर को आप कैसे क्या करोगे भाई? प्रोसेसर तो कंप्यूटर के अंदर होता है, एक तरीके का हार्डवेयर है, तो उसको हम लोग कैसे भेज सकते हैं? नेटवर्क से माध्यम से तो साझा नहीं कर सकते हैं। 95 नंबर विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू नेटवर्क सिक्योरिटी? निम्न में कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है? DSL, MIT, W3C और फायरवॉल। तो कौन रिलेटेड होता है? तो सिंपल सी बात है, क्योंकि सिक्योरिटी की बात आ जाएगी, कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है, तो यहाँ पे फायरवॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? निम्न में से किस कमांड का इस्तेमाल उस पूरे रूट को देखने के लिए किया जाता है जिसके माध्यम से इंटरनेट ट्रैफिक आपके कंप्यूटर में विंडोज सिस्टम में रिमोट सर्वर पर स्थानांतरित होता है? तो क्या करना, वो क्या कहलाता है ये? तो ये लिखा हुआ है ट्रेसर्ट लिखा हुआ है, ये ट्रेसर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है इसका आंसर? ट्रेसर्ट हो जाता है। देखिए, जो ट्रेसर्ट राउटर होता है, ठीक है, ये कमांड का उपयोग दो कनेक्शनों के बीच पथ निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अक्सर किसी अन्य डिवाइस से कनेक्शन को कई राउटर से गुजरना पड़ता है। भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किसके प्रसंग में प्रस्तुत किया जाता है? तो डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, पहला ऑप्शन ही यही दे रखा है, तो इसी के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यही सही हो भी जाएगा। चलो 98 नंबर क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? तो यूनिक्स लिखा हुआ है, MS-DOS लिखा हुआ है, विंडोज़ लिखा हुआ है, फायरवॉक्स। तो जो ये जो लिखे हुए हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS है, ये भी OS है और ये भी OS है। लेकिन जो फायरवॉल है ये एक तरीके का हमारा कह सकते हैं कि एक संरचना है या जो नेटवर्कों का एक जाल है जिसके माध्यम से किसी भी अनाधिकृत चीज़ को अंदर जाने से रोका जा सकता है। ठीक है, चलो 99 नंबर। तो 99 नंबर देखिए क्या हो जाएगा? अनाधिकृत उपयोग से नेटवर्क की सुरक्षा करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल को अवरुद्ध करता है। कौन अवरुद्ध करता है? तो भाई इसको फायरवॉल करेगा। फायरवॉल का ही ये मेन काम तो फायरवॉल का ही होता है। अब आते हैं भाई 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन पे, जो आपका 50वां क्वेश्चन है आज का। फायरवॉल का मुख्य एवं आधारभूत कार्य क्या होता है? निगरानी करना, डाटा को मिटाना, डाटा की प्रतिलिपि तैयार करना और को प्रचालित करना। देखो, जो फायरवॉल होता है इसका जो मुख्य काम होता है वो निगरानी करना होता है, जिससे कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी नेटवर्किंग की या इंटरनेट से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ आपके कंप्यूटर में ऐसी ना आ सके जो आपके कंप्यूटर को हानि करे। तो फायरवॉल का काम निगरानी करना होता है। तो दोस्तों देखो, जो आज की हमारी क्लास थी पूरे 50 क्वेश्चन की, ये ख़त्म हो चुकी है। बस मेरा एक आज भी यही क्वेश्चन है कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके लिए मुझे लाइव क्लास करनी ही पड़ेगी। अगर आप लोग
उसके लिए सहमत हैं तो भैया देखिए कमेंट आपको छोड़ना पड़ेगा, बिना कमेंट के मैं नहीं सोच रहा हूँ इसको चालू करने का। तो आप लोग मुझे बताइए कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव क्लास में आके वो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो ऐसे हैं जिनको मैं लाइव क्लास में करा दूँ, और आप लोग उपस्थित होना चाहते हैं, हो सकते हैं या नहीं? अगर हो सकते हैं तो बता दीजिए, मैं ज़रूर चालू करा दूँगा, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए फिर अगले मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।